अम्मा, तुम मानोगी नहीं ना, कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने कमरे में ही बैठा करो। फिर ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई थी कि जो तुम बाहर निकल आई? अमित अपनी बूढ़ी माँ को डांटते हुए बोला। तो अम्मा बोली, बेटा, मटके में पानी खत्म हो गया था। पानी पीने के लिए आई थी। वैसे भी उस कोठरी में मुझे घुटन सी महसूस होती है, इसलिए सोचा कि बाहर निकल के थोड़ी ताज़ी हवाई खा लूँ। अम्मा, अम्मा, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? मोनिका बाजार से आती ही होगी और उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए अमित अम्मा को लगभग घसीटते हुए उसकी कोठरी में वापस ले गया। बेचारी अम्मा वापस अपनी कोठरी में रखी चारपाई पर धम से पटक दी गई। अपनी कोठरी में पड़ी पड़ी विमला जी आंखों से झरझर आंसू बहाती जा रही थी और लगातार शून्य में निहारती जा रही थी। चारपाई पर लेटी हुई अम्मा उस दिन को याद करने लगी जब 18 साल की उम्र में अमित का एक्सीडेंट हो गया था। शहर के सिटी अस्पताल में उसका इलाज चलते चलते 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो पा रहा था। आईसीयू वार्ड के सुर के साथ रहना उसे कतई गवार नहीं था और कुछ ही समय में अपने पति को लेकर किराए के मकान में रहने लगी। इसके बाद अमित अपने माता पिता से मिलने भी नहीं आया। कई बार वे बीमार हुए उसे खबर भी दी जाती थी, परंतु वो नहीं आया। यहाँ तक कि होली दीपावली पर भी उसने फ़ोन नहीं किया जाता। अपने बेटे से अलग होकर बाबूजी को गहरा सदमा लगा। अब ये गुमसुम रहने लगे। एक दिन अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ और लड़खड़ाकर गिर पड़े। कुसुम जी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। वे तुरंत पड़ोस में ही रहने वाली अमित की बुआ कमला को बुलाकर ले आई। दोनों ने जैसे तैसे उन्हें संभाला और चाय बार पर लिटाया। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद भी कितनी बार उन्हें अपने बेटे को फ़ोन किया था, लेकिन जवाब में वह माँ पर ही भड़क पड़ता था। लेकिन जैसे ही उनकी बेटी पूनम को अपने पिता की हालत के बारे में खबर मिली तो वह बिना समय गंवाए अपने पति के साथ उनके पास आ पहुंची। आते ही अपने पिता से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, बाबूजी, अब आप और देर नहीं करेंगे। हम आपका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाएंगे। परंतु बहुत साल पहले से ही अपनी बेटी और दामाद के एहसान तले दबे बाबूजी उसका और एहसान लेना नहीं चाहते थे। अपनी आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछकर भूजी आवाज़ में कहने लगे, पूनम बेटी, मुझे किसी अस्पताल में नहीं जाना। तू आ गई है, अब मैं बहुत जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। पूनम ने अपने पिता की हालत में सुधार लाने के लिए दिन रात एक कर दिए। उन्हें समय पर दवाई और खाना देती थी। अक्सर पलंग पर बैठकर उनके पैर दबाया करती। जब भी बाबूजी उसे यह सब करने से मना करते तो हमेशा कहती, पिताजी, सब हम छोटे थे तो क्या आप हमारे लिए यह सब नहीं करते थे? अब मेरा फ़र्ज़ अदा करने का समय आया है, तो मुझे रोके मत। बेटी से सेवा करवाते हुए बाबूजी अपना हाथ उठाकर जैसे ही उसने आशीर्वाद देने लगी तो अचानक उनका हाथ निढाल दृष्टि देखते हुए कुसुम जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और पूनम अपने पिता के मृत शरीर पर सिर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जीते जी जिस बेटे को मिलने के लिए भी अमरनाथ जी तरस गए थे, वह बेटा अपने पिता की मृत शरीर को मुख अग्नि देने के लिए तुरंत हाजिर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर लेंस मात्र भी
पछतावा नज़र नहीं आ रहा था। बेटा बहू लोग चारा निभाकर आपस में अपने घर चले गए। सुमन जी अपने पति की मौत के सदमे से दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही थी। कहने को तो उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन जब मन भी अशांत हो तो तन कैसे बेहतर महसूस कर सकता है। पति की पेंशन से ही हो रोजी रोटी और दवाइयों का खर्चा निकाल लेती थी। बरामदे में ही सारा दिन अकेली पड़ी रहती थी और अपने कपकपाते हाथों से जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी पका लिया करती। उधर पूनम अपनी माँ का हाल चाल जानने के लिए अक्सर आ जाती थी और कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह लिया करती थी। लेकिन अब बहू और बेटे को यह डर सताने लगा कि कहीं माँ बाबूजी के इस घर का उसकी बहन और जीजा का ही कब्जा ना हो जाए। इसलिए अमित अपनी पत्नी के साथ अपना सारा सामान लेकर वापस अपने पुश्तैनी घर आ गया और बहाना यह बनाया कि पिताजी के जाने के बाद अब हम अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकती। बेचारी भोली भाली सुमन जी तो इसी बात को सच मानकर ही मनी मन ईश्वर का शुक्रिया अदा करती रही कि चलो देर से ही सही उनके बेटे को सद्बुद्धि तो आई। लेकिन अपने बेटे और बहू के मंसूबे तो उन्हें मालूम ही ना था। कुछ ही दिनों में उनकी बहू मोनिका ने पूरे घर पर अपना अधिकार कर लिया और अम्मा का सामान एक कोठरी में पहुंचा दिया। जब उनकी बेटी पूनम ने इस बात से एतराज़ जताया तो उसे भी अमित और मोनिका ने उस पर मायके में आवश्यकता से अधिक दखल देने का आरोप लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई और घर से चलता कर दिया। बेचारी सुमन जी इस हालत में नहीं थी कि अपने बेटे बहू का विरोध कर सके। जब सर्दियों का समय आया तो हाड़ कपा देने वाला ठंड पड़ने लगी, जिसके कारण सुमन जी और बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। लेकिन उनके बेटे बहू ने उनके इलाज पर पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं समझा। इस वजह से उनका रोग और बढ़ता गया। एक दिन जब कमला जी उनका हाल चाल जानने के लिए घर आए तो अपनी भाभी सुमन जी की ऐसी हालत देखकर दंग रह गई। अमित और मोनिका अम्मा की चारपाई के पास नीचे ही बैठे गए और कहने लगे, बड़ी मुश्किल से अम्मा जान अटकी हैं, समझ नहीं आता क्या करें। कहते कहते अमित का गला भर आया। इस पर मोनिका बोली, सच में अम्मा का दुख अब देखा नहीं जाता, इससे तो बेहतर है कि छुटकारा ही मिल जाए। अमित और मोनिका की बात सुनकर कमला जी गुस्से में बोली, अपनी माँ के मरने की बात कर रहे हो तो तुम दोनों यह नहीं कि किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दें। अपनी बुआ की बात सुनकर अमित सक पका गया और मोनिका नाक सिकोड़ने लगी। लेकिन कमला जी ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और जल्दी से जाकर एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर ले आई। इलाज पाकर सुमन की हालत में सुधार आने लगा और वह काफ़ी हद तक ठीक हो गई। अपने अतीत में झांकती सुमन जी एकाएक अपनी यादों से बाहर आ गई। जब उन्हें कमला जी ने आवाज़ लगाई, सुमन भाभी लोहा स्टडी बनाकर लाई हूँ, खा लीजिए, उसके बाद दवाई भी खानी है। दीदी भूख ना है। मुझे उन्होंने उदासी के साथ कहा, अरे कुछ खाओगी नहीं तो दवाइयाँ कैसे लोगे, और दवाई नहीं लोगे तो ठीक कैसे हो। कमला जी बड़े प्यार से बोली, क्या करना है दीदी, ठीक भी होकर। वैसे भी तन का रोग तो दवाई से ठीक हो जाता है, लेकिन अपने मन का क्या करूं। बीमार हैं तो मैं ही कैसे एक सकती हो। कमला जी कहने लगी,
एक बात कहूँ आपको भाभी, यह बात दिमाग में तो कितनी बार आई, लेकिन तुम्हारे सामने बोलना सच क्या। दीदी, आप एक बात का भी कभी बुरा माना है? मैंने आपने जो मेरे लिए किया है शायद ही कोई किसी के लिए करता होगा। भाभी, तुम्हें तुम्हारी बेटे बहू ने इस छोटी सी कोठरी में पटक दिया और तुम चुपचाप यहाँ आ गई। वह कितने कितने दिन यहाँ झांकते भी नहीं हैं। तुम्हारी बहू मोनिका तो अपने बच्चों को भी दादी के साथ नहीं आने देती हैं। बीमारी होने पर तुम्हें इलाज नहीं करवाती। ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करें, फिर भी आप उन्हें कुछ भी नहीं कहती। ऐसा क्यों? भैया इतनी बीमार रह गए थे, क्या मजाल तुम्हारे बेटे और बहू उनका हाल चाल जानने के लिए भी आए हों, लेकिन उनके जाते ही मकान पर कब्जा करके बैठ गए। यह बात सुनते ही सुमन जी को झटका सा लगा। फिर कमला जी ने उन्हें हल्के गुस्से में बोली, यह कैसी रिश्ते हैं भाभी, जहाँ बेटा माता पिता के त्याग को भूल जाए, बेटा बहू बूढ़ी माँ को एक फालतू सामान सा समझ ले और अपनी ही माँ की मौत की दुआ मांगे। भाभी, सास भी तो माँ ही होती है। हमने तो हमेशा यही सुना है कि सास को माँ का दर्जा दिया जाए। मेरे घर में तो आज भी सबसे ज़्यादा महत्व मुझे ही दिया जाता है। मुझे तो किसी ने पुराने सामान की तरह अलग अलग करके नहीं फेंका, तो तुम क्यों सह रही हो यह सब? भाभी, कमला जी ने कहा तो सुमन जी आंखों से पोंछते हुई, दीदी आखिर औलाद तो अपनी है, कितनी लाड प्यार से पाला था उसे, तो उससे क्या गिला करूं। लेकिन भाभी, जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तब वे खोखले हो जाते हैं। तब उससे कोई गिला शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि उसकी औकात बताई जाती है और अपने औकात दिखाई जाती हैं। जब बच्चे ही अपने माँ बाप का महत्व नहीं जानते, तो ऐसे में माँ बाप का ही फर्ज है कि वह अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाएं, फिर चाहे उन्हें साम दाम दंड भेद नीति ही क्यों ना अपनानी पड़े। लेकिन उन्हें यह बताना बहुत ही आवश्यक है कि हम बूढ़े ज़रूर हुए हैं, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। कमला जी की बातों ने सुमन जी को अंदर तक झंझोड़ दिया। कमला जी के जाने के बाद अम्मा सोच में पड़ गई। यूँ तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, वह लगभग 65 साल की थी, परंतु पति के जाने के बाद गम और अपने बेटे ही बहू की बेरुखी ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। कहने को तो उनके 2 पोते पोती थे, पर उन्हें पास आकर बैठने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी। इस बीमारी में केवल कमला जी ही उनकी मदद कर रही थी। अपने ही घर की एक छोटी सी कोठरी में सिमट कर पड़ी हुई सुमन जी की यह सब बातें सोचते सोचते आंख लग गई। नींद में ही उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, अरे सुमन जी, तुम मालकिन हो इस घर की एक एक चीज़ तेरी बनाई हुई है। याद कर, कितने चाव से सजाया था तूने इस घर को। अमरनाथ जी बोले, जी देखिए ना, मेरा घर तो अब मेरा रहा ही नहीं। मुझे तो इस घर में चलते फिरते भी नहीं दिया जाता। ताज़ी हवा खाने का हक भी नहीं है मुझे। अपने ही बेटे के मन में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। सुमन जी बुदबुदाने लगी। दीदी ठीक कहती हैं सुमन, जब कोई तुम्हारी कदर ना जाने तो तुम उसे अपना महत्व बताओ। यूं ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरी आत्मा भी शांति नहीं पाती। अमरनाथ जी बोले। इतने में सुमन जी की नींद खुल गई और एक चारों तरफ देखने लगी, लेकिन जिसे वह ढूंढ रही थी वह तो वहाँ थे ही नहीं। उन्हें
ऐसा एहसास हुआ कि वह सपना था। लेकिन उसके बाद सुमन जी में बहुत बदलाव आया। अब समय पर खाना खाने लगी और दवा लेने लगी और कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। हाँ, बढ़ती उम्र के कारण शरीर में कमजोरी ज़रूर थी, परंतु इतनी भी नहीं कि चल फिर ना सकें। आज सुमन जी अपनी कोठरी से निकलकर हाल में आकर बैठ गई। उन्हें देखते ही तुरंत उनका बेटा अमित बोला, अम्मा, आप बाहर क्या करने आई हैं? कुछ चाहिए था तो आवाज़ लगा देती। मोनिका ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होगी। ऐसा कहते हुए वो जैसे ही अम्मा की कलाई पकड़ के वापस कोठरी की तरफ ले जाने लगा तो उन्होंने उसका हाथ झटका दिया और दबंग होकर बोली, क्यों गुस्सा होगी वह मुझे? और क्या हक है उसका? यह घर मेरा है और मेरी मर्जी, चाहे जहाँ जाऊँ। वह होती कौन है मुझे मेरे ही घर में घूमने से मना करने वाली? अमित अपनी माँ का यह रूप देखकर हैरान रह गया। हमेशा डरी सहमी सी रहने वाली सुमन जी आज कड़क आवाज़ में बोल रही थी। तभी अंदर से मोनिका की आवाज़ आई, यह किसने चिल्लाया? इस समय चलाने वाली इस घर की मालकिन है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात पर एतराज़ होना चाहिए। सुमन जी ज़ोर से बोली और उनकी आवाज़ सुनकर मोनिका तमतमाती हुई बाहर निकली। अम्मा, आप यहाँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर बैठने की? थोड़ी देर में मेरी किटी पार्टी के लिए सहेलियाँ घर आने वाली हैं, इसलिए आप चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाइए। बिल्कुल नहीं, आज मेरा देखने का मन है, इसलिए आज मैं पूरी दिन टीवी चलेगा। तुम अपनी सहेली को मना कर दो। कहते हुए सुमन जी आरामदायक मुद्दा में बैठ गई। यह नज़ारा देखकर आज मोनिका दंग रह गई कि अम्मा, अपना आत्मविश्वास कहाँ से आ गया? तुम सुन रही हो ना, तुम्हारी माँ ने क्या कहा? मोनिका ने अपने पति की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। अब अमित बेचार